नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसे से पैसा कमाई और निवेश के असली तरीके शो में। आज का एपिसोड है हर उस व्यक्ति के लिए जो चाहता है बिना जोखिम के अपने पैसे को बढ़ाना। जी हां, आज हम बात करने जा रहे हैं एफडी, पीपीएफ और आरडी जोखिम मुक्त निवेश मार्गदर्शिका। अक्सर जब हम निवेश की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले आता है, कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। यही डर हमें जोखिम भरे विकल्पों से दूर रखता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे पास ऐसे 3 भरोसेमंद साधन हैं जो देते हैं गारंटीड रिटर्न, मूलधन की सुरक्षा और टैक्स लाभ भी। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे एफडी, पीपीएफ और आरडी में क्या अंतर है, कौन सा निवेश आपके वित्तीय लक्ष्यों के लिए बेहतर है, कैसे पीपीएफ में निवेश करके टैक्स फ्री करोड़पति बना जा सकता है, और एसबीआई, एचडीएफसी तथा पोस्ट ऑफिस जैसे संस्थानों की दरें और लाभ की तुलना। तो अगर आप सोच रहे हैं कि कहां और कैसे निवेश करें ताकि पैसा सुरक्षित रहे और बढ़े भी, तो यह एपिसोड आपके लिए एक कंप्लीट निवेश गाइड है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आज समझेंगे कैसे सुरक्षित निवेश भी स्मार्ट निवेश हो सकता है। बाजार में इतनी उठापटक होती है तो अक्सर ये ख्याल आता है कि भाई कोई ऐसा तरीका है निवेश का जहां पैसा सेफ रहे, मतलब एकदम सुरक्षित और उस पर ठीक ठाक रिटर्न भी मिल जाए, गारंटी वाला। हाँ, ये सवाल तो बहुत लोगों के मन में आता है और ये ज़रूरी भी है सोचना, क्योंकि कई बार हम बस ज़्यादा रिटर्न देखते हैं और रिस्क भूल जाते हैं। पर असल में ना, ये जो भरोसे वाले निवेश हैं, यही आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की पहली सीढ़ी होते हैं। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। भारत के जो सबसे पॉपुलर और कह सकते हैं सबसे सुरक्षित निवेश के तरीके हैं ना, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी। बिल्कुल, एफडी हो गया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ, और रिकरिंग डिपॉजिट आरडी। हाँ, इन्हीं तीनों पर। और हमारे पास जो जानकारी है वो मदद करेगी ये समझने में कि ये असल में काम कैसे करते हैं, इनकी क्या खासियतें हैं, टैक्स का क्या मामला है, कितना टाइम पैसा लॉक रहता है, और वो सीनियर सिटीजन्स के लिए भी कुछ खास होता है क्या इनमें, वो भी देखेंगे। हाँ बिल्कुल, और ये भी कि एसबीआई, एचडीएफसी या फिर पोस्ट ऑफिस, इनमें से कहाँ जाना बेहतर हो सकता है, थोड़ा कंपैरिजन भी करेंगे। और देखिए, हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि एफडी क्या है या पीपीएफ क्या है, वो तो शायद कई लोगों को पता भी होगा। सही बात है। पर हम ये समझना चाहते हैं कि ये सिर्फ सेविंग स्कीम्स नहीं है, ये असल में आपके जो फाइनेंशियल गोल्स है ना, उनको बिना टेंशन के सेफ तरीके से पूरा करने के टूल कैसे बन सकते हैं। बिल्कुल, तो शुरू करने से पहले एक बात साफ कर लें, ये जो रिस्क फ्री कहलाते हैं निवेश, ये इतने जरूरी क्यों हैं आखिर? हाँ, ये बताइए। देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, आपका लगाया हुआ पैसा यानी मूलधन वो सुरक्षित रहता है, डूबेगा नहीं। दूसरा, रिटर्न गारंटीड होता है, पहले से पता होता है कितना मिलेगा, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए कोई फर्क नहीं। तीसरा, ये आसानी से मिल जाते हैं, कोई भी बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो, लगभग हर जगह ये सुविधा है। और शायद सबसे अहम, ये एक मानसिक शांति मिलती है, सुकून रहता है कि चलो मेहनत की कमाई सेफ जगह पर है। ये बात तो बिल्कुल सही है, मन शांत तो सब ठीक। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सबसे आम वाले से, फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी। मुझे लगता है भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां एफडी का नाम ना सुना हो। हाँ बिल्कुल, इसे टाइम डिपॉजिट भी कहते हैं कई बार। सीधा सा फंडा है, एक बार में पैसा जमा करो एक तय समय के लिए। इसकी खास बातें क्या है? पहली, निवेश एक मुश्त होता है, लमसम। दूसरी, टाइम पीरियड आप चुन सकते हैं, 7 दिन से लेकर 10 साल तक की एफडी होती है। काफी फ्लेक्सिबिलिटी है मतलब। हाँ, अवधि में फ्लेक्सिबिलिटी है। फिर ब्याज दर, जो रेट आपको मिला वो पूरी अवधि के लिए फिक्स हो गया, मार्केट से कोई लेना देना नहीं। और चौथी चीज, सुरक्षा। सुरक्षा मतलब बैंक डूबे तो? हाँ, उसके लिए DICGC है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये आरबीआई की ही एक सब्सिडियरी है।
अगर भगवान ना करे कोई बैंक डूब जाता है तो आपकी 5 लाख रुपए तक की जमा, मतलब मूलधन और ब्याज मिलाकर, वो सुरक्षित है। उसकी गारंटी ये संस्था देती है। अच्छा, ये तो बहुत ज़रूरी जानकारी है। 5 लाख रुपए तक का कवर है। लेकिन एफडी में एक बात ये भी है ना कि पैसा फंस जाता है, मतलब अगर बीच में ज़रूरत पड़ गई तो। हाँ, ये इसकी एक लिमिटेशन कह सकते हैं। लिक्विडिटी थोड़ी कम होती है। अगर आप मैच्योरिटी से पहले एफडी तोड़वाते हैं, जिसे प्री मैच्योर विड्रॉल कहते हैं, तो बैंक आमतौर पर पेनाल्टी लगाता है। पेनाल्टी मतलब जो तय ब्याज दर थी उससे शायद 1% कम ब्याज मिलेगा, तो थोड़ा नुकसान हो जाता है। इसलिए एफडी करवाते समय ये सोच लेना चाहिए कि आपको कितने समय तक पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ध्यान रखना होगा। अच्छा, ये तो हुई आम लोगों की बात, पर मैंने सुना है सीनियर सिटीजन्स के लिए एफडी में कुछ एक्स्ट्रा फायदे होते हैं। बिल्कुल होते हैं। बैंक अपने सीनियर सिटीजन ग्राहकों को थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। सबसे पहला तो ब्याज दर में आमतौर पर उन्हें रेगुलर कस्टमर से 0.25% से लेकर 0.75% तक ज्यादा ब्याज मिल सकता है। ओह, ये तो अच्छा है। हाँ, एसबीआई हो, एचडीएफसी हो, ज्यादातर बड़े बैंक ये सुविधा देते हैं। दूसरा फायदा ये है कि उन्हें ब्याज का पैसा रेगुलर इंटरवल पर लेने का ऑप्शन मिलता है। चाहे तो हर महीने ले लें, हर तिमाही ले लें, या साल में एक बार। अच्छा, तो इससे उनकी रेगुलर इनकम बन जाती है। बिल्कुल, जो उनके महीने के खर्चों में काफी मदद कर सकती है। ये तो बहुत काम की चीज है उनके लिए। अब आते हैं सबसे मुश्किल सवाल पर, टैक्स। एफडी से जो ब्याज कमाया उसका क्या टैक्स लगता है? हाँ, लगता है। एफडी पर कमाया गया ब्याज आपकी टोटल इनकम में जुड़ जाता है, और फिर आप जिस टैक्स स्लैब में आते हैं उस हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ता है। ये टैक्स फ्री नहीं है। लेकिन एक स्पेशल टाइप की एफडी होती है, टैक्स सेविंग एफडी। इसमें अगर आप पैसा लगाते हैं तो आप इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स बचा सकते हैं। 80C, ये तो सुना है। हाँ, इसमें आप साल का 1.5 लाख रुपए तक निवेश करके टैक्स छूट पा सकते हैं, पर इसमें एक शर्त है। शर्त क्या? इसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है। मतलब पैसा 5 साल के लिए फिक्स हो जाएगा, आप उसे निकाल नहीं सकते। अच्छा, तो टैक्स बचाना है तो 5 साल के लिए पैसा बांधना पड़ेगा। समझ गई। तो ये था एफडी का पूरा लेखा जोखा। हाँ, मोटे तौर पे यही है। चलिए अब उस ऑप्शन पे चलते हैं जिसका नाम टैक्स बचाने के लिए बहुत लिया जाता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, यानी पीपीएफ। सुना है ये सरकार की स्कीम है छोटी बचत से रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। हाँ, और ये वाकई भारत के सबसे बेहतरीन टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में गिना जाता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसका ईईई स्टेटस। ईईई, ट्रिपल ई, ये क्या चीज है? सुनने में तो भारी लग रहा है। भारी नहीं, बहुत फायदेमंद है। ईईई का मतलब है एग्जेम्प्ट, 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 यानी 3 लेवल पर टैक्स छूट। 3 लेवल कैसे? पहला ई एग्जेम्प्ट यानी निवेश पर छूट। आप जो पैसा हर साल पीपीएफ में डालते हैं 13.5 लाख रुपए तक, उस पर आपको सेक्शन 80C में टैक्स डिडक्शन मिल जाता है। अच्छा, जैसे टैक्स सेविंग एफडी में था। बिल्कुल। दूसरा ई एग्जेम्प्ट यानी ब्याज पर छूट। पीपीएफ खाते में जो भी ब्याज हर साल जमा होता है वो पूरी तरह टैक्स फ्री है, उस पर कोई टैक्स नहीं देना। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। और तीसरा ई एग्जेम्प्ट यानी मैच्योरिटी पर छूट। जब 15 साल बाद आपका पीपीएफ अकाउंट मैच्योर होता है तो जो पूरी रकम आपको मिलती है, आपका लगाया हुआ पैसा और उस पर कमाया ब्याज, वो पूरी की पूरी रकम भी टैक्स फ्री होती है। क्या बात है, मतलब निवेश करो तब भी छूट, ब्याज कमाओ वो भी टैक्स फ्री, और जब पैसा मिले तब भी कोई टैक्स नहीं। इसीलिए इसे ईईई कहते हैं। ये बहुत बड़ा फायदा है पीपीएफ का। ये तो कमाल का बेनिफिट है। लेकिन कोई कैच तो नहीं इसमें? जैसे वो 15 साल का लॉक इन पीरियड जो होता है वो काफी लंबा नहीं है? सवाल बिल्कुल जायज है। हाँ, 15 साल का लॉक इन पीरियड वाकई लंबा है। ये पीपीएफ की एक सीमा भी है और एक खूबी भी। खूबी कैसे? खूबी ऐसे कि ये आपको लंबी अवधि के लिए बचत करने का अनुशासन सिखाता है। लेकिन हाँ, सीमा ये है कि अगर आपको जल्दी पैसों की जरूरत पड़ जाए तो आसानी से नहीं मिलते। हालांकि थोड़ी राहत है। 7वें साल से कुछ शर्तों के साथ आप थोड़ा पैसा निकाल सकते हैं, जिसे पार्शियल विड्रॉल कहते हैं। लेकिन ये बात पक्की है कि पीपीएफ शॉर्ट टर्म जरूरतों के लिए नहीं बना है। और सेफ्टी का क्या? कितना सुरक्षित है ये? सेफ्टी के मामले में टॉप पर है। ये केंद्र सरकार की स्कीम है तो इस पर सरकार की गारंटी होती है, मतलब 100% सुरक्षित। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे पास एक उदाहरण भी है, प्रियंका का। 25 साल की उम्र में उन्होंने पीपीएफ शुरू किया था। हाँ, मान लीजिए वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उन्होंने हर साल डिसिप्लिन के साथ 1.5 लाख रुपए पीपीएफ में डाले। तो 15 साल में उनका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 22.5 लाख? हाँ, 22.5 लाख। और मान लीजिए उस समय ब्याज दर औसतन 7.5% चल रही थी,
ये दर बदलती रहती है। तो 15 साल के आखिर में ये रकम बढ़कर करीब 40.68 लाख रुपए हो गई। 40 लाख से ज्यादा? जी हाँ, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने मैच्योरिटी पर पैसा निकाला नहीं, पीपीएफ अकाउंट को 5-5 साल के ब्लॉक में 2 बार और एक्सटेंड करवा दिया। अच्छा, ये भी कर सकते हैं? हैं, बिल्कुल। तो बिना कोई नया पैसा डाले, सिर्फ ब्याज पर ब्याज जोड़ने से, यानी कंपाउंडिंग से 55 साल की उम्र तक उनके पीपीएफ खाते में 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम जमा हो गई। 1 करोड़? और वो भी पूरी तरह टैक्स फ्री? जी हाँ, पूरी तरह टैक्स फ्री। ये दिखाता है कि अगर आप अनुशासन से लंबे समय तक निवेशित रहें तो कंपाउंडिंग और टैक्स फ्री रिटर्न मिलकर क्या कमाल कर सकते हैं। बिना ज्यादा रिस्क लिए भी बड़ा फंड बन सकता है। ये तो वाकई कमाल है, कंपाउंडिंग की ताकत। बिल्कुल, खासकर जब वो टैक्स के बोझ से आजाद हो। सही कहा। चलिए अब तीसरे ऑप्शन पर आते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी। ये उन लोगों के लिए अच्छा माना जाता है जो हर महीने थोड़ा थोड़ा करके बचाना चाहते हैं, जिनके पास एफडी के लिए एक मुश्त पैसा नहीं होता। एकदम सही। आरडी को आप एक तरह से एफडी का सिस्टमैटिक प्लान समझ सकते हैं, एसआईपी जैसा, पर डेट में। आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट एक फिक्स्ड डेट पर जमा करते जाते हैं। तो आरडी क्यों चुनना चाहिए? इसके क्या फायदे हैं? देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि ये आपको रेगुलर सेविंग की आदत डलवाता है, एक अनुशासन बनता है। हाँ, ये तो है। दूसरा, ये बहुत फ्लेक्सिबल है शुरू करने के लिए। आप चाहे तो 100 रुपए महीने से भी आरडी शुरू कर सकते हैं, तो हर कोई कर सकता है। अच्छा, सिर्फ 100 रुपए से भी? हाँ, और तीसरा, इसमें ब्याज दरें लगभग एफडी वाली ही मिलती हैं और सुरक्षा भी वही है। DICGC वाला 5 लाख का बीमा कवर इसमें भी लागू होता है। तो अगर मैं पूछूं कि आरडी और एफडी में मेन फर्क क्या है, तो वो बस पैसा जमा करने का तरीका है। आरडी में हर महीने, एफडी में एक बार। हाँ, बिल्कुल, यही मुख्य अंतर है। जिनके पास एक मुश्त रकम है वो एफडी कर सकते हैं, जो हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाना चाहते हैं उनके लिए आरडी बेहतरीन है। इसका भी एक उदाहरण है हमारे पास, रमेश जी का। एक छोटे शहर में किराना दुकान चलाते हैं। उन्होंने क्या किया कि रोज की कमाई से 100 रुपए बचाने लगे। अच्छा। और महीने के 3000 रुपए की आरडी शुरू कर दी। 5 साल तक चलाते रहे। तो 5 साल में 3000 रुपए हर महीने के हिसाब से उनका कुल जमा हुआ 1,80,000 रुपए। हाँ, और उस पर जो ब्याज मिला उसे मिलाकर उनके पास लगभग 2,10,000 रुपए जमा हो गए। बहुत बढ़िया। और फिर उस पैसे से उन्होंने अपनी बेटी की कॉलेज की फीस भरी। मतलब आरडी ने उन्हें बचत का रास्ता दिखाया और एक जरूरी गोल पूरा करने में मदद की। ये बिल्कुल सही उदाहरण है। दिखाता है कि छोटी शुरुआत भी कितनी मायने रखती है अगर आप नियमित रहें। बूंद बूंद से घड़ा भरने वाली बात। बिल्कुल। अच्छा, तो अब हमने एफडी, पीपीएफ और आरडी तीनों को ठीक से समझ लिया है और ये भी पता है कि ये सारे ऑप्शंस एसबीआई, एचडीएफसी जैसे बैंकों में भी है और पोस्ट ऑफिस में भी। हाँ। तो अब असली सवाल, कहाँ जाएं? कौन बेहतर है? क्या पोस्ट ऑफिस ज्यादा सेफ है या बैंक में ज्यादा ब्याज मिलता है? कैसे चुने? ये बड़ा अहम सवाल है और इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है कि ये बेस्ट है। ये आपकी जरूरत और प्राथमिकता पे डिपेंड करता है, पर हम कुछ पॉइंट्स पे तुलना जरूर कर सकते हैं। हाँ, वो करते हैं। जैसे सेफ्टी की बात पहले करें। सेफ्टी में देखिए, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स पर भारत सरकार की सॉवरेन गारंटी होती है, मतलब सरकार की गारंटी। अच्छा। तो इसे सबसे सुरक्षित माना जाता है। ओके। एसबीआई क्योंकि एक बहुत बड़ा सरकारी बैंक है तो वो भी बेहद सुरक्षित है। एचडीएफसी जैसे बड़े प्राइवेट बैंक्स भी काफी हद तक सुरक्षित हैं, रेगुलेटेड हैं, डीआईजीसी कवर भी है। लेकिन वो जो सीधी सरकारी गारंटी वाली बात है वो पोस्ट ऑफिस को थोड़ा अलग करती है। ठीक है। अब ब्याज दर एफडी पर कहाँ ज्यादा मिलेगा? ये थोड़ा बदलता रहता है। कई बार ऐसा होता है कि एचडीएफसी जैसे प्राइवेट बैंक खासकर छोटी अवधि की एफडी पर एसबीआई या पोस्ट ऑफिस से थोड़ा सा ज्यादा ब्याज दे देते हैं। ओह। पर हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं। पोस्ट ऑफिस की दरें सरकार तय करती है, वो ज्यादातर स्थिर रहती हैं। तो मेरी सलाह यही है कि जब भी निवेश करना हो उस समय की मौजूदा दरें जरूर कंपेयर कर लें। ये जरूरी है। और पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाएं? ये वैसे तो बैंकों में भी खुल जाती हैं, पर लोग अक्सर पोस्ट ऑफिस जाना पसंद करते हैं इनके लिए, शायद वो सरकारी गारंटी और लंबे समय के भरोसे की वजह से। अच्छा। और सीनियर सिटीजन्स के लिए? बैंकों में जैसा हमने कहा, एफडी पर ज्यादा ब्याज मिलता है, करीब 0.50% ज्यादा। पोस्ट ऑफिस में सीनियर सिटीजन्स के लिए एक खास स्कीम ही है, SSS यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ये बहुत पॉपुलर है और अक्सर इसकी ब्याज दरें काफी अच्छी होती हैं, खासकर रिटायर्ड लोगों के लिए रेगुलर इनकम का अच्छा जरिया है। और पहुंच, मतलब कौन कहाँ आसानी से मिल जाता है? पहुंच के मामले में एसबीआई का नेटवर्क सबसे बड़ा है। देश के कोने कोने में, छोटे कस्बों में भी एचडीएफसी और दूसरे प्राइवेट बैंकों की पकड़ शहरों में
और ऑनलाइन बैंकिंग में बहुत मजबूत है। और पोस्ट ऑफिस? उसकी पहुंच तो लाजवाब है, हर गांव तक। तो इतनी सारी बातों के बाद अगर किसी को चुनना हो तो क्या निचोड़ निकलता है, क्या सलाह देंगे? देखिए, अगर आपकी पहली प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा और सरकारी गारंटी है, खासकर पीपीएफ, एससीएसएस जैसी लंबी अवधि की योजनाओं के लिए, तो पोस्ट ऑफिस एक बहुत मजबूत विकल्प है। ठीक है। अगर आपको देश भर में फैली ब्रांच और एक बड़े सरकारी बैंक का भरोसा चाहिए तो एफडी के लिए एसबीआई अच्छा है। और अगर कोई अच्छी डिजिटल बैंकिंग चाहता है, तेज सर्विस चाहता है और शायद थोड़ा बेहतर रेट की उम्मीद रखता है, तो फिर एचडीएफसी, आईसीआईसीआई जैसे प्राइवेट बैंकों को देखा जा सकता है। वो टेक्नोलॉजी और सर्विस में अक्सर आगे होते हैं। लेकिन फिर वही बात दोहराऊंगा, पैसा लगाने से ठीक पहले ब्याज दरें जरूर चेक कर लें, वो बदलती रहती हैं। ये बहुत ही जरूरी टिप है। ठीक है, तो अब एफडी, पीपीएफ, आरडी की पूरी कहानी समझ आ गई, कहाँ मिल सकते हैं ये भी पता चल गया। तो अब सुनने वालों के लिए अगला कदम क्या हो, मतलब अगर किसी को शुरू करना है तो कैसे करें? बिल्कुल, शुरुआत करने के लिए कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। बताइए। पहला, थोड़ी रिसर्च करें। अपने नजदीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट चेक करें या ब्रांच जाकर पता करें कि अभी एफडी और आरडी पर क्या रेट चल रहा है। पीपीएफ का रेट तो सरकार तय करती है, वो सब जगह सेम ही होगा। ठीक है, रिसर्च हो गई। फिर दूसरा, अपना लक्ष्य तय करें। अब ये पैसा क्यों जोड़ रहे हैं? क्या 15-20 साल बाद रिटायरमेंट के लिए या बच्चे की पढ़ाई के लिए? तो शायद पीपीएफ बेस्ट है। क्या 2-3 साल में गाड़ी लेनी है? तो शायद एफडी और आरडी ठीक रहेगी। क्या बस हर महीने बचत की आदत डालनी है? तो आरडी से शुरू कर सकते हैं। लक्ष्य तय करना जरूरी है। तीसरा, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। केवाईसी के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, इनकी जरूरत पड़ेगी। ओके। चौथा, खाता खोलें। आजकल ज्यादातर बैंक्स ऑनलाइन एफडी आरडी खोलने की सुविधा देते हैं, बहुत आसान है। पीपीएफ के लिए शायद आपको ब्रांच या पोस्ट ऑफिस जाना पड़े। और पांचवा और सबसे जरूरी, नियमित रहें। अगर आरडी शुरू की है तो उसकी किश्त मिस ना करें। पीपीएफ में साल में कम से कम 500 रुपये डालने होते हैं। कोशिश करें कि हर साल उसमें निवेश करें, जितना भी कर सकें, 1.5 लाख रुपए की लिमिट तक। ये तो काफ़ी प्रैक्टिकल और आसान स्टेप्स हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एफडी, पीपीएफ और आरडी ये शायद आपको रातों रात अमीर बनाने वाली स्कीम्स नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। लेकिन ये वो तरीके हैं जो आपके पैसे को सुरक्षित रखते हैं और धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बढ़ाते हैं। ये आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की वो मजबूत दीवारें हैं जो मार्केट के उतार चढ़ाव वाले तूफानों से बचाती हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। और शायद सबसे ज़रूरी बात यही है कि इन सुरक्षित रास्तों पर चलना जितनी जल्दी शुरू किया जाए उतना अच्छा है। चाहे कोई स्टूडेंट हो या अभी जॉब शुरू की हो, छोटी रकम से भी शुरुआत करेंगे ना तो लंबे समय में बहुत फर्क पड़ेगा। तो ये सारी बातें समझने के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, शायद दूसरों के मन में भी आए। अगर किसी का मेन मकसद टैक्स बचाना ही है तो क्या वो 5 साल वाली टैक्स सेविंग एफडी ज़्यादा बेहतर है या फिर ईएलएसएस जैसे ऑप्शन देखने चाहिए, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम? वहाँ रिस्क ज़्यादा है पर शायद रिटर्न भी ज़्यादा मिल सकता है। ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है आगे सोचने के लिए। टैक्स सेविंग एफडी बनाम ईएलएसएस, सेफ्टी बनाम पोटेंशियल हाई रिटर्न, इस पर भी कभी विस्तार से बात की जा सकती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि एफडी, पीपीएफ और आरडी जैसे जोखिम मुक्त निवेश न केवल हमारे पैसे को सुरक्षित रखते हैं, बल्कि यह हमारे दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों की दिशा में मजबूत नींव भी रखते हैं। याद रखिए, जोखिम मुक्त निवेश धीमा जरूर होता है, लेकिन यह सुरक्षा, अनुशासन और भरोसे पर टिका होता है। और यही तीनों बातें एक मजबूत वित्तीय भविष्य की पहचान हैं। अगर आपको यह एपिसोड उपयोगी लगा तो स्पॉटिफाई, जियो सावन, अमेज़न म्यूजिक और यूट्यूब पर पैसे से पैसा कमाई और निवेश के असली तरीके को फॉलो या सब्सक्राइब करना न भूलें। हर शुक्रवार हम लाते हैं आपके लिए नई चर्चाएं, नए विचार और वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ने के सरल तरीके। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक और नई सीख के साथ। तब तक याद रखिए, सुरक्षित निवेश सिर्फ समझदारी नहीं बल्कि स्थायी समृद्धि की पहली सीढ़ी है। धन्यवाद। जय हिंद।